Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, chapter number 8, that is November 24 के लिए chapter 8 आप लोगों का पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग गोइंग ऑन था, जिसमें मेन सेक्शंस तो सर अगर हम बात करें हमने 123 से स्टार्ट करा था और 127 हम लोगों का लास्ट सेक्शन था. सो एज पर द लास्ट डिस्कशन, द फोर्थ लेक्चर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया, एक बार सेक्शंस हम क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं, बट एक छोटा सा कंटेंट हमारा पेंडिंग है. क्लियर. प्लस द आईसीआई की एक्सरसाइज जो हम लोगों ने यहाँ पे आज क्या करनी है, सॉल्व करनी है. एंड पीडीएफ ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर चुका हूं आईसीआई मॉड्यूल की. क्लियर. सबसे पहले कल हम लोगों ने मेन दो सेक्शन डिस्कस किए. वन इज 126 एंड सेकंड इज 127. 126 तो जस्ट अपने आप में रिगार्डिंग था कि डिविडेंड एटसेट्रा टू बी कैप्ट इन एबियांस. एबियांस का मतलब आपने क्या पढ़ा, होल्ड. क्लियर. कि सर अगर ये सिचुएशन है, एंड वो सिचुएशन क्या थी सर, अगर ट्रांसफर का कोई केस है, ट्रांसफर डीड बन चुकी है, एंड वो ट्रांसफर डीड किसको सबमिट कर दी गई है, कंपनी. बट कंपनी की ओर से अभी वो ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं किया. तो इन द मीनवाइल उन शेयर्स पे जो भी डिविडेंड दिया जाएगा, उसको कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे. हाँ, बट सर एक्सेप्शन थी. क्या पॉइंट, कि आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है अगर ऑथराइजेशन आपको किससे मिल चुकी है, द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की ओर से. उनकी ऑथराइजेशन है कि जो भी डिविडेंड है, डिविडेंड को किसको दे दिया जाए, टू द ट्रांसफरी, जो भी नया पर्सन है उसको दे दिया जाए. देन आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली नए वाले पर्सन को हम क्या कर देंगे, पे आउट कर देंगे. क्योंकि यही तो अपने आप में दिक्कत थी. किस बात की सर, राइट टू रिसीव किसका है, कि पुराने वाले को मिलेगा या नए ओनर को मिलेगा. कहते सर क्लियर कर तो दिया, पुराने ओनर ने खुद अपनी ऑथराइजेशन किसको दे दी है, कंपनी को प्रोवाइड कर दी है. तो जब कंपनी के पास ऑथराइजेशन आ चुकी, देन एबियांस एंड ऑल कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नए वाले को देना शुरू कर दीजिए. क्लियर. एंड सर यहाँ पे वर्ड एटसेट्रा जो यूज करा, एटसेट्रा में वर्ड कौन आए, द रिजल्टिंग बेनिफिट्स. एंड इक्विटी के ऊपर रिजल्टिंग बेनिफिट्स कौन होते हैं, इक्विटी और सॉरी अपना बोनस और राइट इशू. तो बोनस और राइट इशू भी आप क्या करेंगे, ऐसे शेयर्स के ऊपर एक बार होल्ड कर लीजिएगा. देन सर द मेन सेक्शन 127 जो आपको किसके बारे में बताता है, पेमेंट के बारे में. क्या, कि जब से डिविडेंड आपका क्या हो चुका, डिक्लेयर्ड हो चुका, डिक्लेयर्ड से 30 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट हो जानी चाहिए. क्लियर. अगर 30 डेज के अंदर वो डिक्लेयर्ड डिविडेंड आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उसके बैंकर या उसके ऑर्डर को अगर पे आउट नहीं करते, देन इट विल बी कॉल्ड एज डिफॉल्ट. वो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट. एंड एज पर द डिफॉल्ट आपके ऊपर पनिशमेंट्स एप्लीकेबल होंगी. सर आपके ऊपर मतलब कंपनी के ऊपर एंड कंपनी के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर. क्लियर. जिनमें से डायरेक्टर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर आपने जो पेनल्टी रीड आउट करी, वो कितनी रीड आउट करी सर, पहले तो इंप्रिजनमेंट क्या थी, मैक्सिमम कितनी सर, 2 साल. एंड या और एंड प्लस प्लस क्या था सर, 1000, और वो था मिनिमम नॉट मैक्सिमम. मिनिमम 1000 पर डे के अकॉर्डिंग आपके ऊपर मींस डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल शुरू हो जाए. कंपनी पे सिंपल एक पनिशमेंट है, कंपनी के ऊपर 18% पर एनम के अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट लगना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर. सो कहीं अगर क्वेश्चन अपने को देखने को मिले या किसी एमसीक्यू पॉइंट में मिले, तो वन ऑफ द क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा बन सकता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कि 18% पर एनम के मुताबिक आपका कितना बनेगा. 30 दिन तो लॉ ने दिए थे, 30 दिन तो किसने दिए थे, लॉ ने खुद दिए थे ना. तो आपको इंटरेस्ट कब से देना है, 31st डेज. जितना डिले करोगे उसके अकॉर्डिंग 18% इंटू नंबर ऑफ डेज, सब कैलकुलेशन करके अपना इंटरेस्ट निकाल ले. बट सर लॉ ने 125 में कुछ क्या दी हैं, एक्सेप्शंस. एंड उन एक्सेप्शंस के टोटल पॉइंट कितने थे आपके पास, 5. नंबर 1 पॉइंट, वेयर जहां पे फेलियर हुई या इनएबिलिटी हुई पे करने की, उसका कारण कौन था, ऑपरेशन ऑफ. कोई दिक्कत नहीं सर,
चलेगा, वो अपने आप में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। नंबर 2, मुझे मुझे मींस कंपनी को शेयर होल्डर के द्वारा क्या मिली थी, कुछ डायरेक्शंस कि मुझे डिविडेंड इस तरह से दिया जाए, एंड वो डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद बट द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 केस क्या था सर, जहां पे पैसा लॉफुली क्या कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया, लाइक कॉल्स का केस हमने पढ़ा था, पॉइंट क्लियर। एंड नंबर 4 क्या था सर, जहां पे अभी राइट टू रिसीव का इनका आपस में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, देन सर एक्सक्यूज इज देयर, 126 ने आपको भी यही कहा था, क्लियर। एंड द लास्ट, जहां पे कोई नेग्लिजेंसी किसकी नहीं है, कंपनी, हमारी कोई गलती नहीं, सिंपल सी बात। तो इन दैट केस आपके ऊपर 127 एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। देन आफ्टर दैट सर रेवोकेशन की बात आई, तो रेवोकेशन में आप लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा कि सर हमने तो कभी नहीं कहा, लॉ ने तो कभी नहीं कहा कि एक बार डिविडेंड जो डिक्लेयर कर दिया गया उसको क्या कर दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए। एंड हमने कोई एक्सेप्शंस में पॉइंट कवर भी नहीं करा था जब 127 पढ़ा था, हमने रेवोकेशन वर्ड कभी भी वन ऑफ द ग्राउंड नहीं लिया। तो मतलब सर डिविडेंड इन दैट केस हम नहीं चाहते कि कभी भी रिवोक, अगर डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया तो उसको हर हालात में क्या करिए, पे आउट करिए। बट अगर हालात ही ऐसे हैं, एंड वो थे अपने पास दो, वन इज अल्ट्रा वाइड्स जहां पे डिविडेंड अपने आप पे से बाहर होकर दिया गया, तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज इलीगल डिविडेंड, और या व्हेन द कंपनी सीजेस टू गोइंग कंसर्न। चलिए मेन सेक्शन पे आते हैं सर, अपने आज के टॉपिक पे। वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर, एंटायरम डिविडेंड। अब सर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी अच्छी बातें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी कि सर एंटायरम डिविडेंड के ये पॉइंट्स क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, क्योंकि अभी तक मोस्ट टॉपिक किसके रिगार्डिंग चल रहा था, फाइनल डिविडेंड। क्लियर, पढ़िए सर। डेफिनेशन, पहली बात तो सर 235 में आपने खुद ही बताया था कि डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम, मतलब इससे मैं एक चीज इंटरप्रेट करता हूं, जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड पे एप्लीकेबल हैं वही सारी प्रोविजन एंटायरम डिविडेंड पे भी क्या होंगी, एप्लीकेबल। क्योंकि वर्ड में तो डिविडेंड का, मैंने हर जगह वर्ड फाइनल डिविडेंड नहीं कहा, मैंने हर जगह वर्ड क्या बोला, डिविडेंड। एंड डिविडेंड मींस दोनों, क्लियर। अच्छा मीनिंग पढ़िए सर, पहले तो हमने एंटायरम डिविडेंड का सीन क्या पढ़ा था कि एंटायरम डिविडेंड होता कौन सा है, जो बिटवीन टू एजीएम्स पे डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटायर। पहली बात, एजीएम पे कौन सा डिक्लेयर होता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी जरूरी है। अच्छा मुझे एक सीन बताओ, नॉर्मली अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस, चलो ये सर, लेट इट बी मैंने 16 अगस्त 2023 की जो हमारी एजीएम हुई थी, इस पे मैंने डिविडेंड, मैंने मतलब मेंबर्स ने डिविडेंड क्या करा, डिक्लेयर करा, क्या करा, ये कौन सा डिविडेंड होगा एंड कौन से साल का होगा, ये फाइनल डिविडेंड होगा एंड कौन से साल का होगा, 22 कौन से साल का, 22। एक सिनारियो क्लियर। अब पॉइंट इज दैट एजीएम हो ही रही थी, अगर तो यहीं पे देना होता फिर तो बात ही खत्म होती। एजीएम निकल चुकी, ये तो वैसे भी ये कौन से साल का डिविडेंड था, ये कौन से का था, 22-23 का, ये तो क्लोज हो चुका, डन, जाने दो। अब पॉइंट इज दैट डिविडेंड जो था पुराने वाला वो तो मैंने दे दिया, एजीएम निकल चुकी, एंड आफ्टर दैट नई एजीएम अभी आएगी, क्योंकि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर CFY, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24। अपने को 23-24 में बढ़िया रिपोर्ट दिख रही है कि अपनी कंपनी बढ़िया पैसा कमाएगी, अभी तक टेंटेटिव जो चल रहा है। और वही बात, मार्केट में हाइप क्रिएट करनी है, मार्केट में एक रौला सा पाना है कि अल्टीमेट हम आ गए हैं, वी आर बैक हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेट उसमें आप चाहते हो कि अपा लोग ना डिविडेंड बांटे, कहते पर डिविडेंड तो एजीएम पे नहीं देते। नहीं नहीं सर, अपा एजीएम से पहले भी दे सकते हैं, बट उस डिविडेंड का नाम क्या होता है, एंटायर, फॉर द टाइम बिंग। एंटायर मींस फॉर द टाइम बिंग, कि इतने कुछ तो लो, क्योंकि मुझे मेरी पोजीशन बढ़िया दिख रही थी, और मैं ये चीज जाके बताऊं कब, 24-25 में, जब 24-25 की क्या होगी, एजीएम, मतलब इस साल की क्या होगी, एजीएम, कौन से साल में होगी, 24-25 में। अब यार इतना वेट किसके पास कि मैं एक साल बाद जाके बात बताऊं कि मेरी पोजीशन क्या चल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी साल का
पहली बात, एंटायरम डिविडेंड होता ही कौन सा है? करंट फाइनेंशियल ईयर। कौन सा साल का? करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर वो 23-24 में दिया जा रहा है तो वो होगा ही कौन सा? 23-24। समझे ना? कहीं इससे प्रीवियस से रिलेट कर लो। नो, पहले तो ये चीज समझो। क्लियर? अच्छा, मैंने सर यहाँ पे डिविडेंड दिया कि फॉर द टाइम बिंग चलो कुछ इतने नॉमिनल सी अमाउंट आप पे आउट कर देते हैं, लोगों में हाइप बनेगी, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हो सकता है कैपिटल का फ्लो भी अपने में बढ़ जाए, लोगों में शेयर ट्रेडिंग और अच्छी हो जाए, वट एवर बी द सीन, जो भी तेरा मोटिव था। मैंने एंटायरम डिविडेंड इनको क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। जो कि फाइनल डिविडेंड बनेगा, कब बनेगा? जब इसी साल की 23-24 की क्या करवाई जाएगी? एजीएम करवाई जाएगी। एंड एजीएम पे यही एंटायरम को नेक्स्ट आगे किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? फाइनल। यहाँ पहले भी हमने कुछ आपको दे दिया था, फाइनली। फाइनल मैं ड्यूरिंग क्यों कह रहा हूं? अभी कच्चा पक्का सा ना, मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगा इतना डिविडेंड, फाइनली फिर दे देंगे। आप इतने फॉर द टाइमिंग ले लो, आप इतने ये तो संभालो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिटवीन टू एजीएम। दो एजीएम के बीच में, दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड को बांटा जाए, दैट डिविडेंड इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटायर। लाइन पर ऊपर आ जाओ सर। मीनिंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, क्या लिखा हुआ है? इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। सर एंटायरम डिविडेंड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड कहां? वर्ड फाइनल में क्या था? सिर्फ प्रपोज्ड। क्योंकि फाइनल के केस में, फाइनल डिविडेंड के केस में बोर्ड सिर्फ रिकमेंड करता है, बोर्ड सिर्फ प्रपोज करता है। फाइनल उसको कौन करता है? मेंबर्स। डिक्लेयर उसको कौन करते हैं? मेंबर्स। कहां पे? एजीएम। यहां नहीं सर, डे 1 से एंटायरम डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, खुद ही बांट दे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये कौन सा भी फाइनल था? इतनी पावर तो किसके पास है? बोर्ड के पास है। कि ये तो ड्यूरिंग द ईयर वाला है, तुम दे दो यार, कोई चक्कर। ये कौन सा फाइनल है? हम अपनी जो एडजस्टमेंट है कहां कर लेंगे? फाइनल में कर लेंगे। मेंबर्स की तो वहां चलेगी ना। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बड़ी अच्छी लाइन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मे डिक्लेयर, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंटायरम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी, ड्यूरिंग जब 23-24 चल रहा है, जब 23-24 चल रहा है, जैसे बिल्कुल आज का सीन, अभी अपना कौन गोइंग है? जनवरी 2024। जनवरी 24 में, जनवरी 24 में कंपनी एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड क्या करा? डिक्लेयर करा। ये होगा ही कौन सा? एंटायर। कौन से साल का? 23-24 का। समझे ना पॉइंट? 23। क्योंकि सर फाइनल डिविडेंड तो होता ही कहां पे है? एजीएम पे। वो तो छोड़ ही दो। बिना एजीएम पे, बिना एजीएम पे कोई भी डिविडेंड अगर बांटा गया, वो होगा ही कौन सा? एंटायर। एंड जिस साल में बांटा गया उसी साल का। और ऑप्शन है एट एनी टाइम, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम दी क्या लिखा हुआ है? क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ, जब तक उस साल की, जब तक उस साल की, अपना ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। क्या 23-24 खत्म हो गया? नो। पहली ऑप्शन अभी दे दो, दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहली ऑप्शन 31 मार्च निकल गई, 31 मार्च 24 हो गई, खत्म हो गया। मैं क्या एंटायरम डिविडेंड नहीं दे सकता? दे सकते हो, जब तक उस साल की क्या नहीं होती? एज। मतलब मैं एक टाइम फ्रेम बनाऊं, यहां पे इसको नीचे करो रब। यहां पे अगर अपन टाइम फ्रेम बनाएं कि सर ये सिनारियो चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट्स एंड ऑल सारे सोर्सेस क्लियर करने की, ये बटेगा कहां से? सबसे पहले तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है जी अपना? 23-24। एंड इसकी क्लोजिंग कब होगी? 31 मार्च 24। टेंटेटिव एग्जाम्पल, इनकी एजीएम की डेट, एजीएम की डेट वैसे सर लास्ट डेट एजीएम की जो होती है दैट इज 30 सितंबर 2024। सेक्शन वाइज चलेंगे। 96 आपके पास आएगा, चैप्टर नंबर 7। क्लियर? सो अब लाइन दोबारा पढ़ो, लाइन ऊपर से दोबारा पढ़ो, एक जना पढ़ना, तेजल पढ़ना जो ऊपर लाइन, ऊपर लाइन क्या गिवन थी? The board of directors of a company may declare interim मे dividend डिक्लेयर एंटायरम डिविडेंड कब? during any financial year. ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल। सर लाइक चलो अब तो मैं अगर बिल्कुल करंट एग्जांपल, बिल्कुल करंट एग्जांपल लूं, इस ईयर के
इस ईयर के कितने महीने निकल चुके? 9 मंथ्स तो निकल ही चुके। गोइंग ऑन कौन सा है? जनवरी। आज भी दे दो चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, कभी भी बांट दे। दैट विल बी कॉल्ड एज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस टाइम में तो आप डिविडेंड दे सकते हैं। दैट इज इट विल बी कॉल्ड एज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और मैंने आपको क्या बताया था? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होना मतलब वो उसी साल का ही क्या होगा? डिविडेंड। अच्छा सर, क्या मैं सिर्फ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? नो, आपने कहा था बिटवीन टू एजीएम्स। तो सर पिछले वाली एजीएम तो निकल गई, अगले वाली एजीएम अभी होगी। तो एक ऑप्शन आपके पास और है कि सर जब तक ये वाला टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम, वर्ड क्या लिखोगे? क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। इसको वर्ड क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से टिल एजीएम डेट। इस टाइम पीरियड में भी तुम क्या दे सकते हो? एंटायरम डिविडेंड दे सकते हो। और जो भी एंटायरम डिविडेंड दोगे वो होगा कौन सा साल का? वो 23-24 का ही होगा, क्योंकि ऑप्शन दी गई है। अब हो सकता है सर, जैसे मान लो सपोज हमने काफी सर्टेनिटी बना ली है, 31 मार्च 24 हमारा खत्म हो गया, हमें पता लगा ले अभी इस बार बढ़िया प्रॉफिट कमाए, इस बार अच्छा प्रॉफिट कमाए, पर हमारी एजीएम तो कब होगी जाके? सितंबर। अभी 6 महीने पड़े। अब 6 महीने में क्या ये अंदर ही दबा के रखूंगा बात, साइलेंट रहेंगे? मतलब ही नहीं सर। अपने को तो खुशी चढ़ रही है कि अपन ने तो जी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे शेयर होल्डर, हम ग्रो कर रहे हैं तो नेचुरली शेयर होल्डर भी क्या करें? ग्रो करें, उनकी भी वेल्थ इंक्रीज करे। तो हमने क्या करा सर? अप्रैल 24 में, सुन ध्यान से, वर्ड क्या बोल रहा हूं, अप्रैल 24 में एक डिविडेंड डिक्लेयर कर। अब अप्रैल 24 में जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो भी कौन सा डिविडेंड है? 23-24 का एंटायरम डिविडेंड। क्लियर है पॉइंट? तो पहले तो टाइम लिमिट समझो कि कब डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सर? आगे चलते हैं। सर इसका सोर्स क्या होगा जी? ये पैसा कहां से उठाएंगे? सोर्स पहले भी तो पढ़ा था, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस में जो पैसा पड़ा है उठाओ, वहां से अपना डिविडेंड क्या कर दो? डिक्लेयर कर दो। कैसे? पढ़िए सर, सरप्लस इन दी, पहले तो क्या लिखा हुआ है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, वहां पे तुझे क्या मिलेगा? सरप्लस। वहां पे जितनी अमाउंट चाहिए निकाल, बांट दे। नंबर 2, प्रॉफिट्स ऑफ दी सरप्लस तो क्या थे? एक्यूमुलेटेड पीएल। सरप्लस तो क्या था? एक्यूमुलेटेड पीएल, जो पुराने पड़े। पास्ट प्रॉफिट को पहले हाथ क्यों लगाएंगे अगर तेरे पास क्या हो? करंट ईयर के प्रॉफिट्स हो। पढ़िए, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच एंटायरम डिविडेंड इज सॉट टू बी। डिविडेंड कौन सा साल का था? 23-24 के प्रॉफिट में से दे दो, सबसे बढ़िया, जिसको वर्ड बोलते हो करंट ईयर के प्रॉफिट्स। और सर प्रॉफिट्स जनरेटेड इन दी, एक और ऑप्शन, एक बात बता, क्या एंटायरम डिविडेंड मेरी नीचे वाले एग्जांपल में मैं सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर दे सकता था कि बस 31/3/24 तक दे दिया तो दे दिया, वो एंटायरम डिविडेंड होगा, उसके बाद ऑप्शन नहीं है? या टिल द डेट ऑफ एजीएम तक? तो कहते भाई साहब आप इस साल भी तो कोई पैसा कमा रहे होगे, यहां भी तो कोई पैसा कमा रहे होंगे। पढ़िए, क्या प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द क्या लिखा हुआ है? जैसे ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था? वो साल के प्रॉफिट्स जिसका तुम क्या दे रहे हो? डिविडेंड। वो तो वेरी क्लियर हो गया, वो तो कौन सा साल हो गया? 23-24। अब क्या बोल रहा है? सिर्फ प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल दी क्या लिखा हुआ है? क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ क्या? डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने डिविडेंड मैंने पहले नहीं दिया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया, पूरा 23-24 निकल गया। मैंने गुरुजी डिविडेंड जाके दिया 15 जुलाई को, 15 जुलाई 24 को। अब बता मैं कौन कौन से प्रॉफिट यूज कर सकता हूं? पहला पॉइंट, सरप्लस, वो तो तेरे एक्यूमुलेटेड पीएल है, कौन रिजर्व्स को हाथ लगाएगा जब तेरे पास करंट ईयर के क्या पड़े हों? प्रॉफिट्स। दूसरा, 22-23 के सॉरी 23-24 के प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाले, फॉर विच एंटायरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, उस साल का। अच्छा, थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट्स
जनरेटेड इन द, कहां पे, फाइनेंशियल ईयर टिल दी क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम डिविडेंड। तुमने डिविडेंड ये डिक्लेयर कब करा? 15 जुलाई। जुलाई सेकंड क्वार्टर चला गया, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा खत्म हुआ होगा? अप्रैल मई जून में, मतलब दिस क्वार्टर क्लियर। कौन सा? क्वार्टर वन जो कहां से चलेगा? अप्रैल टू जून। जो यहां पे तुमने प्रॉफिट्स कमाए इसको भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने आपको ये भी अलाउ करवाया कि अगर द इमीडिएट प्रोसीडिंग क्वार्टर जब आपने ये डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करा, बट क्वार्टर सर हमारे डिक्लेयर्ड हैं अप्रैल मई जून। ये मत कह देना मान लो सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जुलाई की जगह अगस्त, तो पिछले 3 महीने उठा लो, ना, पूरा क्वार्टर, अप्रैल मई और जून। तो उस प्रोसीडिंग क्वार्टर में जो भी तुमने पैसे कमाए हैं, आप उसमें से भी इंटायरम डिविडेंड क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? लाइन दोबारा पढ़िए ऊपर सर, लाइन दोबारा पढ़िए। प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायरम। डन सर, आपकी इच्छा। हाँ जी, हाँ देन वो पिछले, फिर तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। फिर आपके पास कौन से यूज होंगे? 23-24 के जो पूरे साल के प्रॉफिट है उसको यूज करिए। अगर इनका मानना है, मान लो अप्रैल में देना, मई में देना, अब ये तो क्वार्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब इस केस में कौन सा? लास्ट, आपका पूरा साल तो कंप्लीट हो चुका, देन आपके पास वही सोर्स अवेलेबल होगा या पास्ट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, उनमें से आप अपना डिविडेंड क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्लियर? हाँ जी सर, जो ये 30 सितंबर को एजीएम है, उससे हाँ पहले हम 24-25 का इंटरिम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं करंट ईयर। हाँ, वो तो अलग चीज है, वो कर सकते दे हैं। सकते हो। वो तो ड्यूरिंग द ईयर वाला पॉइंट आ गया, वो तो दे ही सकते हैं। बट यहाँ पे बात किसी चल रही, मान लो बिटवीन टू एजीएम्स, मतलब जो करंट ईयर आपका गोइंग ऑन था, एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका आ गया 23-24 जो चल रहा था, सर 23-24 का 23-24 में, और 23-24 की एजीएम होने से पहले पहले भी आप उसका एंटायरम डिविडेंड दे सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? अच्छा सर, इसमें क्या किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है? किसी तरह की कोई मतलब इनके ऊपर लिमिटेशन है कि ये इतना नहीं बांट सकते? जर्नली नॉट, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मर्जी बांट, तेरी इच्छा। बट सर रिस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल होंगी? व्हेन इज द रिस्ट्रिक्शन, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल। पढ़िए सर, वेयर द कंपनी हैज, हाँ जी, Where the company has incurred loss during the current financial year up to the end of immediately preceding quarter. बिल्कुल सर। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको क्या हो रहे हैं? लॉस। करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ, जो मेरा अभी लास्ट क्वार्टर निकला, अब लास्ट क्वार्टर तक तो आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? लॉसेस आ रहे हैं, और इधर से तुम क्या बांट रहे हो? डिविडेंड। और सर वही बात है कि डिविडेंड बांटना कोई ये तो नहीं है कि प्रॉफिट्स होंगे तो ही बांटेंगे, तुम्हारे पास पास्ट प्रॉफिट भी तो क्या पड़े हैं? अवेलेबल पड़े हैं। क्लियर? कहता फिर एक चीज समझो, सिचुएशन ये थोड़ी गलत चल, क्या? क्योंकि तुम्हें इमीडिएट प्रोसीडिंग क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस, और तुम क्या देने की बात कर रहे हो? डिविडेंड। कौन से वाला? एंटायरम डिविडेंड। 2 मिनट। क्लियर? तो अल्टीमेटली उस केस में हमने वर्ड यूज किया करा कि आपने इमीडिएट क्वार्टर में क्या दिया? लॉस, और इधर से तुम बांटने की कोशिश क्या कर रहे हो? एंटायर। कहता सर खुला हाथ नहीं चलेगा कि जितना मर्जी डिविडेंड बांटना शुरू कर दो, यहां पे तेरी रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? एप्लीकेबल। क्या रिस्ट्रिक्शन? सर द रेट ऑफ, पढ़िए, The rate of interim dividend shall not exceed the average rate of dividend during ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है? 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब सिर्फ रेट पे रिस्ट्रिक्शन है कि रेट आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी आपने डिविडेंड दिया होगा उसकी एवरेज से एक्सीड नहीं कर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली हमने बस आपकी लिमिट लगा दी कि कहीं आप बहुत ही ज्यादा बांटना शुरू कर दो और इधर से आपके क्या थे? लॉसेस थे। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई लॉसेस वाला पॉइंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जितना मर्जी डिविडेंड बांट, कोई दिक्कत नहीं। समझे पॉइंट? हाँ, बट इस केस में आपको थोड़ा सा लिमिटेड चलना होगा कि पिछले 3 साल की जो एवरेज रेट है उस एवरेज रेट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। हाँ जी, जो भी मतलब यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ फाइनल डिविडेंड जो भी आपने दिया होगा पर्टिकुलर लास्ट ईयर्स में, मान लो 10, 11, 12 वट एवर जो भी रेट आपने दिए हैं, तीनों की एवरेज निकालो, एवरेज रेट से ज्यादा आप लोग पे आउट नहीं करेंगे।
हाँ जी, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर में पे करने वाले, जिस ईयर में आप लोग पे करने वाले, अगर उसमें लेटेड भी आपका क्या आ रहा है, लॉस। क्लियर? या जैसे आप ये वाले टाइम में भी दे रहे थे, अगर लेटेड भी तो जैसे कर रहे तो क्वार्टर वन में अगर पिछले क्वार्टर वन में अगर लॉस आया है, समझे ना पॉइंट। अब जब ये क्वेश्चन करोगे ना न्यूमेरिकली, तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग इसमें बिल्टअप होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सर, क्या अदर पॉइंट्स में पढ़िए जी, अदर पॉइंट्स। हाँ जी, नो पावर, नो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि किसी तरह की पावर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये तो पावर किसके पास थी, बोर्ड के पास। बोर्ड डायरेक्टली इसको क्या करे, डिक्लेयर करे। नंबर 2, एंटायरम डिविडेंड भी कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए, 30 days ऑफ इट्स क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन। एंड वंस डिक्लेयर एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, बट या एक्सेप्ट यहां पे एक वर्ड आएगा, यहां पे मेंशन करिए, एक्सेप्ट with the consent of all shareholders। यहां पे ये मेंशन्ड नहीं था, बट अब चेंजेस डे बाय डे आ रही हैं। मॉड्यूल ने इस बात पे वेरी क्लियर बोल दिया क्या, कि सर विद द कंसेंट ऑफ ऑल 100% शेयर होल्डर क्या करें, इस बात को राजी करें, हम एंटायरम डिविडेंड भी क्या करवा देंगे, रिवोक करवा देंगे। जनरली एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक। फाइनल वाले के थे, फाइनल वाले के आपने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, क्या, वन इज गोइंग कंसर्न, सेकंड इज इलीगली, जो आपने पॉइंट्स पढ़े। और ये चीज मॉड्यूल में वेरी क्लियरली स्टेटेड है, ये पढ़ा क्या लिखा हुआ है। और इधर इधर फाइनल के केस में तो क्या कहा, बट एक्सेप्शंस अलग से की, स्पेशल सर्कुमस्टांस, वो बिल्कुल क्या है, स्पेशली। फाइनल डिविडेंड मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम यहां पे लॉ पढ़ो, अपने बैक पेज पे जा, इसने क्या कहा था, अलाउड नहीं है जी। 127 तो किस बात पे जोर पा रहा है, लॉ किस बात पे जोर पा रहा है, कि नहीं सर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, दो देना पड़ेगा। ये एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस है जहां पे ये सीन होंगे, तो जाके फाइनल डिविडेंड क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एंटायरम में मैंने खुद ही कह दिया, एंटायरम में मैंने खुद ही कह दिया कि एंटायरम तो वैसे भी डिक्लेयर्ड बाय द क्या था, बोर्ड था। कौन सा मेंबर्स ने डिक्लेयर करा था, और सारे मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर्स कंसेंट दे तो रहे हैं कि इसको क्या कर लो, रिवोक कर लो, हमें नहीं चाहिए तो ठीक है। समझे ना पॉइंट। तो ये बड़े माइन्यूटली छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। हाँ जी, क्या डाउट, पॉइंट भी लगेंगे इंटायरम डिविडेंड पे, किस पे, जो एक्सेप्शन थी अल्ट्रा वायलेट। जनरली नॉट। वैसे देखो वही बात आती है ना कहीं इंटरप्रिटेशन अगर करी जाए, एक तरफ लिटिल बिट आप वर्ड यूज करते हो, डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड। तो जब डिविडेंड पे आपके वो 2 वर्ड्स एप्लीकेबल हैं, इतना डिटेल में ना तो अभी तक क्वेश्चन कोई आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि उसमें गलती ही किसमें दिख रही है, लॉ में। एक तरफ वर्ड, यही चीज आपको इंटरप्रिटेशन सिखाई जाती है, कि एक तरफ तुम कहते हो 235 के मुताबिक डिविडेंड इंक्लूड्स, एंड जो प्रोविजन है तेरी फाइनल डिविडेंड पे एप्लीकेबल है, वो सारी प्रोविजन है। देखो अगर उस बात को सच मानते हो, फिर तो वो 2 केस यहां भी आएंगे, गोइंग कंसर्न और इलीगल डिविडेंड। बट एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड और आ गया, एंटायरम डिविडेंड के केस में एक चांस और है। क्या चांस है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी शेयर होल्डर्स, सबकी रजामंदी करवाओ, डिविडेंड क्या करवा लो, रिवोक करवा लो। क्योंकि कौन सा था, एंटायर। फाइनल नहीं सर, फाइनल सिर्फ 2 केस में, फाइनल सिर्फ 2 केस में, वन इज गोइंग कंसर्न एंड सेकंड इज अल्ट्रा वायलेट्स। क्लियर। चलिए इधर आइए सर, नेक्स्ट आगे, आफ्टर दैट आपके पास ये एक छोटी सी एग्जांपल है सर नीचे, मे 18 का ही क्वेश्चन है, फटाफट एक बार चेक करिए। मे 18 का ही एक क्वेश्चन है, फटाफट चेक करिए जल्दी। मे 18, अब इसमें देख क्या लिखा हुआ है, आपको लॉस इंकर हुआ कब, अप टू दी करंट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा, 17-18 में। करंट क्वार्टर किसकी बात कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर वाले की भी। मान लो मैं सोच रहा था, जैसे आज की डेट बात करूं, आज 27 जनवरी, 27 को मैं कह रहा हूं कि मैंने डिविडेंड बांटना है। कहता वेट, अभी तक कौन से क्वार्टर क्लोज हो चुके, क्वार्टर 3 क्लोज हो चुका, क्वार्टर 3 में क्या रिपोर्ट हुआ है, लॉस। तुम बात कर रहे हो 17-18 में क्या देने की, डिविडेंड, कौन सा, एंटायरम।
और तेरे पिछले क्वार्टर में ही क्या आया है, लॉस, दे, मना नहीं है, बट यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, एप्लीकेबल, किस बात की, पिछले 3 साल में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके एवरेज रेट से ज्यादा, पिछले 3 साल में कितना था, 12, 15, 18, करियो प्लस 45 डिवाइड बाय 3, सर जी 15% से ऊपर नहीं जा सकता। और आपके वाले कितना कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द लॉस द बीओडी ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर, क्या लिखा हुआ है, एंटायरम डिविडेंड एट द रेट 15% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो देना चाहते हैं, हाँ दे दो, एलिजिबल है, बट 15 के तुम 16 करते ना, अलाउड है, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे सकते थे, 15, समझे पॉइंट, दैट इज द केस। लो जी, अब 2 मिनट के लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए मेरा, मैं जस्ट आस्था मैम से एक बार मिल लूं, पीडीएफ ओपन करिए, आपको मैंने ग्रुप में शेयर करी है, इसके एमसीक्यू हैं कुछ 5-6, क्लियर, मैं जस्ट 5 मिनट्स एक बार मिल लूं, इतने आप ये 5-6 क्वेश्चन करिए, क्योंकि इसके बाद मेरी डिस्कशन काम की ज्यादा है। ये है जी पेज नंबर 8.31, पेज नंबर 8.31, ग्रुप के अंदर पीडीएफ आप लोगों के पास शेयर्ड है, क्लियर, साइलेंटली अपने अपने बैठकर सॉल्व करें, क्लियर, ओके, यस प्लीज, हाँ जी सर, एमसीक्यू जो कितने थे टोटल, 5 हो चुके हैं, सिंपल कंटेंट पे थे, बेस थे, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट कि ये पेपर में आएंगे, क्यों ऐसा नहीं आएगा, हाँ कुछ जर्नल एमसीक्यूज भी मिलते हैं पेपर में, जर्नल एमसीक्यूज भी होते हैं, जैसे आउट ऑफ 30 मार्क्स की अगर बात की जाए, 30 की 30 सेम पिच पे नहीं होते, उनमें से जैसे मैं पास्ट पेपर बता सकता हूं जो अभी तक हुए हैं, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, उनके अंदर जैसे 4-4 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर 10 नंबर, डन, 20, ये तो ऐसे आएंगे, और 10 आते हैं जर्नल एमसीक्यूज, जर्नल एमसीक्यूज मीन्स ओवरऑल लॉ में से कहीं से भी, तो उनमें से ऐसे काफी क्वेश्चन क्लिक कर जाते हैं, क्लियर, सो ये जस्ट एक प्रैक्टिस पॉइंट से हैं, प्रैक्टिस पॉइंट से हैं, इस बार आप लोगों के लिए, क्योंकि एमसीक्यू वेटेज ज्यादा है, तो एक नई चीज मैं जरूर करूंगा, जो मैं अलग से एक बुकलेट अपनी मंगवाता हूं, वही बात है कि आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो बुकलेट में से जितने भी क्वेश्चन स्पेसिफिक, मान लो 25-30 क्वेश्चन एमसीक्यू के, वैसे तो जो बुक हम लेंगे, जो आपके पास आएगी ये रीड करने के लिए, इसमें भी होंगे, अलग से भी मैं एमसीक्यू थोड़े स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मुझे सर्टेनिटी थोड़ी क्या चाहिए ज्यादा, कि 30 में से 24-25 अपने कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, 80%, मार्जिन अभी भी लेके चल रहे हैं, ऐसे ही है ना, क्या पता कहाँ खेल जाए, बट स्टिल मेरा तो टारगेट जितना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे सर, कि मेरी 24-25 नंबर की जब स्टेबिलिटी यहां से निकलनी शुरू हो गई, देन बाकी डिस्क्रिप्टिव में से बड़े आराम से मैं कवर कर, क्लियर, चलिए हमारा एक लास्ट पॉइंट पेंडिंग है सर, लास्ट पॉइंट पेंडिंग है टॉपिक का, दैट इज कंसीक्वेंसेज ऑफ, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ, ये पहला वर्ड सुना सर पूरे चैप्टर में, ऐसे पर्सन हमने पहली बार देखे कि खुद की कैपिटल ही बांट रहे हैं, तुम्हारा पैसा तुम ही बांट रहे हैं, किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, और मैं खुशियां मना रहा हूं, देखो कंपनी कितना पैसा दे रही है, कहते हाँ फिर तेरा पैसा तुझे ही वापस कर रही है, इनके पास कौन सा कुछ है, इन्होंने कौन सा कोई प्रॉफिट्स कमाए हैं, सोर्सेज में तो वन ऑफ द वर्ड क्या पड़ा था कि कहां से बांटना चाहिए, ये बांट रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल, ये तो सबसे गलत बात है जी, अब होते हैं सर ऐसी बथेरी स्कीम्स आती हैं, आजकल तो वैसे ट्रेंडिंग है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करिए तो अल्टीमेटली आपको हम मंथली इनकम इतनी देनी शुरू करेंगे, मार्केटिंग स्किल्स, मार्केट नेटवर्किंग, बहुत बिजनेस चल रहे हैं अलग अलग नाम के अपने अपने, कुछ जेन्युइन भी हैं, कुछ ठीक है सर चल रहा है, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपसे लिया हुआ पैसा ही आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मंथली बांटते जा रहे हैं, ठीक है ना, अब वही पिरामिड स्कीम जैसे कहते हैं, वो आगे नेटवर्किंग बढ़ाओ, जब सर्कल वो रुकेगा तब फंसेगा, अब इन दैट केस आपा खुश हो रहे हैं कि इस बात को लेकर कि हमें कंपनी डिविडेंड बांट रही है, यही नहीं पता कि डिविडेंड भी किसका दे रही है, मेरी कैपिटल ही मुझे खिला रही है, समझे ना, पढ़िए, ये पर्सनल लायबिलिटी ऑफ, सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला, पर्सनल लायबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे किसकी है, डायरेक्टर्स, यार आउट ऑफ प्रॉफिट्स कहा था बांटने के लिए, तुमने कैपिटल ही बांट दी, क्लियर, द डायरेक्टर शैल बी, हाँ जी, The director shall be held personally liable to make the good to the company
द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। और ये नेचुरली केस हुआ होगा वहां पे जब डिसाइड हुआ तो वहां पे ये डिसीजन निकल कर आया कि सर यहाँ पे कंपनसेशन, कंपनसेशन किसको देनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स को, कि कंपनी को वो हर पैसा वो क्या करेंगे, वापस करेंगे। बिकॉज कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सारे डिसीजन लेने वाला कौन है, ये माइंड कौन है, मैनेजमेंट। गलत कौन है, डायरेक्टर्स हैं जी। एक एक पैसा कौन पे आउट करेगा, डायरेक्टर्स अपनी जेब से पे आउट करेंगे अगर उन्होंने कंपनी का पैसा इस गलत वे से बंटवाया, और वो भी कैपिटल। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स राइट ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडेमनिफाई। और डायरेक्टर्स के पास राइट है, डायरेक्टर्स के पास राइट है। हम तो चलो माना जो थे, वो तुम भी तो सोच लेते खाने वालों, तुम भी तो शर्म कर लेते अल्टीमेटली कि जहां पे डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था, हमने आप लोगों के चक्कर में आके, हाइप बनाने के चक्कर में क्या करा, कैपिटल ही बांट दी, और तुम लोग अपनी ही कैपिटल खा गए। जैसा कंपनी को मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, मैं वो सारा पैसा आगे आपसे क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। वर्ड पढ़िए सर, डायरेक्टर्स हैव अ राइट, हाँ जी, Directors have a right of indemnity against the members who who received dividends knowing that, but what is, अब बात आती है कि प्रूव करना। आप तो अनजान बन जाओगे 1 मिनट से पहले, हमें क्या पता था जी, हमारी कैपिटल खिला रहे हैं हमें। who are knowing that, जिसको ये बात क्लियर थी, जिसको ये पता था कि ये आउट ऑफ कैपिटल बांटा जा रहा है, एंड स्टिल यू आर कंज्यूमिंग इट एंड स्टिल आई एम गिविंग इट, तो इन दैट केस मुझे वापस करना पड़ेगा कंपनी को, आपको वापस करना पड़ेगा मुझे। क्लियर, नोइंग दैट दे वर बीइंग पेड आउट ऑफ क्या लिखा हुआ है। अब सर ये सारे मैटर्स कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ऐसे तो हर कोई पर्सन अनजान बन जाएगा कि ना जी हमें नहीं पता था, हमें तो जब डिविडेंड दिया गया हमें तो लगा कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया गया। तो नेचुरली वो सर्कुमस्टांसेस देखे जाते हैं कि क्या वहां पे सिनारियो हुआ था। एंड द लास्ट, नो लायबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट है, कहते क्या, वेयर डिविडेंड्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपरली पेड आउट ऑफ क्या हुए थे, हैव बीन मेड, क्या लिखा हुआ है, गुड, आउट ऑफ, क्योंकि तुमने 1 मिनट से पहले सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन देखी, क्या हमारा फ्यूचर देखा। हो सकता है तुम्हारी कंपनी बची ही तब है कि तुमने टाइम से इनको क्या दे दिया था, डिविडेंड, आउट ऑफ कहां से, कैपिटल से। उसी बहाने से मार्केट में हाइप बढ़ गई, कैपिटल और अच्छी आ गई, अपने को सपोर्ट मिल गई, प्रॉफिट जनरेट होने क्या हो गए, शुरू हो गए। कहीं से इनकम जनरेट करनी, कुछ खर्च भी करना पड़ता है, हमने वो खर्च कर दिया। क्या, हमने शुरू शुरू में जो कैपिटल तुमसे ली थी, प्रॉफिट प्रॉफिट तो क्या आ रहे थे, हमने अल्टीमेट कैपिटल ही बांटनी शुरू कर दी। वो कैपिटल ऐसी बांटी कि मार्केट में कैसी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की बन गई, आपको प्रॉफिट्स जनरेट होने क्या हो गए, शुरू हो गए। जैसे विजन है सर, विजन है। अब लाइक अल्टीमेटली ये जोमैटो, पेटीएम, स्विगी जितने भी हैं, तुझे क्या लग रहा है डे 1 से ये प्रॉफिट में थे, जोमैटो आज भी लॉसेस में, समझ रहे हो ना पॉइंट। इनको पता है, इनको खिलाओ, इनको आदत डाल लो, शुरू शुरू में इतने कैशबैक बांटो, कूपन बांटो, ये साले एडिक्ट हो जाएं। जियो, नशा बांटा, फ्री की तरह इंटरनेट बांटा, अब लत लगी, अब लत लगी। जो महीने का 2 GB भी बहुत ज्यादा लगता था, दिन का भी आधे घंटे में खत्म हो गया। अब इसका हम ज्यादा खत्म हो गए या वो ज्यादा नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। स्टार्टिंग में इनको पता है कि सर मार्केट कैप्चर करनी, एक बार तो आप ये मान लो अपनी कैपिटल भी किस पे लगानी पड़ेगी, दाव पे लगानी पड़ेगी, लगा दे, कोई चक्कर नहीं है, पर मुझे पता है अपना फ्यूचर बढ़िया, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स आएंगे, चिंता ना कर, धीरे 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 करते मार्केट स्टेबल हो जाएगी, बट एक बार के लिए थोड़ी हाइप बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाई, हमने कैपिटल ही मार दी। बट वो कैपिटल वैसे तुमने कहा था कि अगर तुमने कैपिटल बांटी, उसके लिए कौन लायबल है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स पर्सनली क्या होंगे, लायबल होंगे, कंपनी को वो हर पैसा क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट। बट कहते तब मत करना, तब मत करना अगर अगर वो इम्प्रॉपरली पेड किया गया डिविडेंड आपने क्या करवा दिया, सही करवा दिया, आउट ऑफ कहां से, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, लायबिलिटी सीजेस टू अटैच टू दी, इन दैट केस डायरेक्टर्स पे कोई भी लायबिलिटी नहीं। बट अगर लॉसेस में थे, लॉसेस में हो, लॉसेस में रहेंगे, और तुमने कैपिटल बांटनी शुरू कर दी,
then directors are personally liable for even a single penny जो भी उन्होंने क्या करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी। एंड जिन लोगों को बांटी है, जिन मेंबर्स को आगे बांटी है, वो भी लायबल होंगे किसको सर, डायरेक्टर्स। बट इफ दे आर नोइंगली अ पार्टी, अगर उनको ये बात पता थी कि डिविडेंड कहां से दिया जा रहा है, आउट ऑफ कैपिटल। दैट इज द लास्ट कंसीक्वेंसेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर? हाँ जी। तो ये मेंबर्स पे पैसा है, ये पर्सनली लायबल है डायरेक्टर्स को देने के लिए। हाँ, डायरेक्टर्स नेक्स्ट आगे किसको देंगे? और अगर ये नहीं पे करते तो फिर भी डायरेक्टर पर्सनली लायबल रहेगा। डायरेक्टर तो रहेगा। अगर गलती डे वन से किसकी रही है? अब तुम सब मौके पे मुकर गए, हमें तो पता ही था। अब मान लीजिए अल्टीमेट इन दैट केस आप रिकवर कर पाओ या ना कर पाओ, हमने तो राइट दिया था, हमने तो डायरेक्टर को राइट दिया, राइट टू इंडेमनीफाई। ले कल्ले कल्ले से पैसा वापस ले पकड़ाओ, किस किसको दिया, लेके भागने लगे। इन दैट केस अब नोइंगली पार्टी लिखा हुआ है सर, अब किसी को यार नहीं भी पता होता, हमें क्या पता कि ये अपना सर्कल कैसे चला रहे हैं, हमें नहीं पता था, हम इन्होंने डिविडेंड दिया, हमने खा लिया, हमने कंज्यूम कर लिया। अब इन दैट केस मैं वापस क्यों करूं, हमने तो जेन्युइनली उस पैसे को लिया है, कंपनी वहां पे बैठी क्या कर रही है सारा दिन, हमें क्या पता जी। तभी मैंने तो कहा कंपनी को तुझे तो पैसा देना पड़ेगा, तुझे आगे मिले या ना मिले हमें मतलब नहीं। हाँ पर ये है कि तेरे को राइट दे रहे हैं फिर भी कि चल रिकवर कर सकता है तो भाई कर ले, पर कंपनी का तो एक एक पैसा तुझे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और वो भी तब ना करना अगर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स के द्वारा आप उस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चल लायबिलिटी सीजेस टू अटैच विद द डायरेक्टर, छोड़ दे, ठीक है। अगले ने बांटा, वही अगले ने क्या करवा दिए, प्रॉफिट्स भी तो करवाए हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सर, अगले ने दिमाग लगाया, अगला डूबी हुई कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर आया, कोई छोटी बात है, कहते ठीक है फिर कोई इशू। मतलब वहां पे एट दैट टाइम डिविडेंड बांटना क्या था, जरूरी था। ये चीज हुआ क्लियर? चलिए अब आइए सर, मैं पहले मेन पॉइंट्स पे आता हूं। लास्ट लेक्चर मैंने एक निधि कंपनीज का कोई पॉइंट बताया था आपको, क्या पॉइंट था जी वो? डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं उसका। बिल्कुल, ये सर ऐड करो 127 में, 127 सेक्शन में जाके ये लाइन ऐड करो, 127 सेक्शन में जाके ये लाइन ऐड करिए। तुम कहते थे 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पैसा बांटना जरूरी है, बट सर इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लैंग्वेज तेरे सामने पड़ा वर्ड, इन केस ऑफ निधिस, in case of nidhis any dividend payable in cash, any dividend payable in cash, payable in cash may be paid by, may be paid by crediting the same, paid by crediting the same to the account of, to the account of the member। जो अपन कल कह रहे थे ना कि अगर बस उसके खाते में क्रेडिट कर दो तो भी चलेगा, अरे ये अकाउंट कौन सा है, ये अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरी किताबों में उसका अकाउंट बनता है ना, उसके लेजर में, उसके लेजर में क्या कर दो, एक बार क्रेडिट करके छोड़ दो, वो भी अपने आप में क्या माना जाता है, पेड माना जाता है। क्लियर? यस, इफ द डिविडेंड इज नॉट क्लेम्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। अगर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपने कैश में पे नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, 30th डे को लास्ट क्या करना, उनके अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो वो भी पेड माना जाएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज लिख लास्ट में, तो वो भी पेड माना जाएगा, तो वो भी पेड माना जाएगा। हाँ जी, डन। अच्छा एक पॉइंट बताओ, हमने कहीं इसी के ऊपर लिखा था कि डिविडेंड वारंट क्या हो जाने चाहिए, पोस्ट, उसके ऊपर ही लिख, उसके साइड पे जहां भी तेरे पास स्पेस होगी वहां पे लिख, रिसीविंग ऑफ डिविडेंड वारंट, लिख उसके आगे लाइन 127 के ही आसपास वहां पे लिखा था, 127 में ही यहाँ पे चेक करो, जहां पे डिविडेंड वारंट क्या लिखा हुआ था, पोस्टेड, यहां कह रहा हूं मैं
कि जहां पे लिखा था कि डिविडेंड वारंट क्या हो जाने चाहिए, पोस्टेड हो जाने चाहिए, इसी के ऊपर लाइन लिख, रिसीविंग ऑफ डिविडेंड वारंट बाय शेयर होल्डर, रिसीविंग ऑफ डिविडेंड वारंट बाय शेयर होल्डर doesn't matter what it means। जहां पे पोस्टेड लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख ड्यूली पोस्टेड, एक अच्छा वर्ड, ड्यूली पोस्टेड। व्हाट इट मींस ड्यूली पोस्टेड? करेक्ट एड्रेस, करेक्ट स्टैंप ड्यूटी, जो भी मान लो उसके ऊपर लगती है ना, कोई फीस फूस वगैरह वटेवर, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाओ। मेरी ओर से 30 तारीख से पहले, मतलब 30 दिन से पहले पहले वो निकल चुका था, पोस्ट हो चुका था, उसको मिला या नहीं मिला, दैट डजंट मैटर। अब हमें नहीं पता सर, मेरी गलती तो नहीं है ना, मेरी ओर से तो वो क्या था, ड्यूली पोस्टेड, तभी उसने वर्ड यहाँ पे क्या लिखा था, शैल बी, सिर्फ क्या लिखा था, पोस्टेड, नहीं तो वर्ड क्या लिखता, पोस्टेड एंड रिसीव्ड, रिसीविंग मैटर नहीं करती। हुआ क्लियर? चलिए अब इधर आइए सर, अब यहाँ पे एक अपना निधि वाला पॉइंट हो चुका, डिविडेंड वारंट वाला पॉइंट हो चुका। आफ्टर दैट ये 127 वाले सारे हो चुके। आफ्टर दैट पनिशमेंट फॉर फेलियर हमारा सेम चल रहा है जी, बिल्कुल ठीक। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाद में आफ्टर एक लुकअप कर लेंगे पूरे टॉपिक की कि कोई चीज नई तो नहीं है। आप एक ही तरफ इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये नहीं है कि मैं कुछ पार्ट मॉड्यूल में छोड़ूंगा याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए, ना, एक तरफ हो जाओ, उधर का कंटेंट इधर ले, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ ही चीज नहीं होंगी, बाकी लॉ तो सेम लिखा हुआ है, कुछ ही चीज से नहीं होंगी। उन न्यू पॉइंट्स को अपने इसी नोट्स के अंदर ही क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ताकि दोबारा मॉड्यूल सिर्फ अगर देखना है तो सिर्फ एक काम के लिए, क्वेश्चंस। और वो भी हर चैप्टर खत्म होने के बाद 1 बाय 1 हम क्लासरूम पार्ट में ही क्या किया करेंगे, डिस्कस किया करेंगे। क्लियर? चलिए सर एक्सरसाइज पे आइए सर। तो जी एमसीक्यू में बताओ, कोई डाउट है किसी का? मैंने पर्टिकुलर अभी देखे नहीं है, तो आप लोग ही चेकआउट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हाँ जी, द एजीएम ऑफ, पढ़ो बच्चे। The annual general meeting of ABC Bakers Limited held on 30th May 2022 declared a dividend at the rate of 30% payable on its paid-up equity share capital as recommended by BOD. बिल्कुल। However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder, up to 25th July 2022. वेट, अप टू 25 जुलाई 2022। पहली बात तो डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? 30 मई। 30 मई से 30 दिन, 30 जून। 29 जून। क्लियर? कौन सा मई? 31 हुआ क्या? हाँ, तो फिर आपका 29 जून, पूरे 30 दिन देखेंगे ना आपको तो डेज के अकॉर्डिंग, 29 जून तक ये सारा मैटर क्लोज आउट हो जाना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, 25 जुलाई होगी, अभी तक उसको डिविडेंड वारंट आपने पोस्ट। मिस्टर रंजन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट कितने पे? पहली बात, क्या 20 मांगेगा? मिलेगा कितना? फॉर द पीरियड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट, कि जितने मेरे दिन ऊपर जाते। कब तक क्लियर हो जाना चाहिए था? 29 जून। 29 जून, कितने दिन ऊपर गए? 26 दिन, काउंट कर लेना, 25 और एक, हाँ 26 दिन ऊपर गए विद इंटरेस्ट। हाँ बट 20% नहीं मिलेगा, 18%। पढ़िए आगे। डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट दिस वेदर मिस्टर रंजन वुड सक्सीड। क्या वुड सक्सीड? क्या पहले वो केस कर सकता है? यस, बट इंटरेस्ट रेट 20% के अकॉर्डिंग नहीं, कितना मिलेगा सिर्फ? सर ऑल्सो स्टेट द डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड अंडर द एक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्टर्स की मतलब लायबिलिटी क्या बनती है इन दिस रिगार्ड, वो भी आपको बतानी पड़ेगी। आइए सर आंसर पे आइए, आंसर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जी, थोड़ा फास्ट। सेक्शन 127, Section 127 of the Companies Act 2013 lays down the penalty for non-payment of dividend within the prescribed time period of 30 days. बिल्कुल। According to this section, where a dividend has been declared by the company but has not been paid, or the warrant in respect thereof has not been posted within the 30 days। लो जी, एक तो आगे पनिशमेंट, डायरेक्टर पे कितनी? जेल मैक्सिमम 2 साल की, फाइन मिनिमम 1000 पर डे, और कंपनी पे
इंटरेस्ट कितना सर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना 18% पर एनम। देयरफॉर इन द गिवन केस मिस्टर रंजन विल नॉट सक्सीड इफ ही क्लेम्स इंटरेस्ट। अगर वो कितना मांग रहा है 20, 18 मांगे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको पे आउट करना पड़ेगा। इसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट का नहीं कुछ आना चाहिए था। वो तो तब है ना कि वो खुद क्लेम नहीं करने आया। थोड़ा और इंप्रूव करो। यहाँ पे क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट का नहीं कुछ होना चाहिए? जैसे आपने कहा था 30 डेज के बाद 7 डेज में आप उसको ट्रांसफर करो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। क्लेम या इंफॉर्मेशन ही है प्रोवाइड करने के लिए, एड्रेस या पर्सन तो अवेलेबल था, गलती किसकी थी? मेरी थी। अनपेड वाला सीन कब होगा? मैं कोशिश कर रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। अब बहुत बच्चे सेकंड माइंड ये सोचेंगे कि सर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाला कुछ नहीं आया। क्यों आएगा भाई? पर्सन अवेलेबल था, पर्सन अवेलेबल था, गलती किसकी थी? कंपनी की। कंपनी ने वारंट क्या नहीं करे, पोस्ट नहीं करे 25 जुलाई तक। या तो वो पर्सन रीचेबल नहीं था, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ सीन लग रहा। फिर तो डिफॉल्ट ही साफ दिख रहा है किसका, 127, तभी 127। तो मेन चीज समझा करें थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट से कि कहां पे बात चल रही है, समझे ना पॉइंट? हाँ जी। बट आपने तो कहा था जो 18% इंटरेस्ट है एमसीए को जाएगा, फिर रंजन कैसे क्लेम कर रहा है? कौन से वाला? जो 18% पर एनम इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ये उसको पर्सन को ही जाएगा, क्योंकि नुकसान तो किसका हो रहा है डिले करने में? किसका हो रहा है? मिस्टर रंजन शेयर होल्डर का ही हो रहा है ना। जो 18% आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कंपनी देगी, बट किसको देगी? शेयर होल्डर को ही देगी। नुकसान तो अगले का हुआ। जब तेरे यहाँ पे कितने दिन ऊपर निकल गए? 26 दिन ऊपर निकल गए। 26 दिन का अमाउंट का नुकसान किसका हुआ? शेयर होल्डर। तो एमसीए ने वो दिलवाना तो किसको है? शेयर होल्डर को ही दिलवाना है ये चीज। हाँ जी। और अनपेड, अगर अनपेड उसने खुद लिया तब भी 12% वो भी शेयर होगा। हाँ वो भी शेयर, वो भी किसमें जाएगा? अकाउंट में जाएगा, और अकाउंट के थ्रू आगे शेयर होल्डर्स को जाएगा। क्लियर? हाँ जी। लास्ट अनिकेत, क्या डाउट है बच्चे? ठीक, चलिए जी। नेक्स्ट आइए जी, सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, हाँ जी, The board of directors of Future Fashions Limited at its meeting recommended a dividend on its paid-up equity share capital, which was later on approved by the shareholders at the AGM. ठीक है। Thereafter, the directors at another meeting of the board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholders for purchase of certain short-term investment in the name of a company. As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. क्या ऐसा बोर्ड रेजोल्यूशन अपने आप में वैलिड है? क्योंकि डिविडेंड क्या हो चुका था? 30 डेज के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तुम्हारे ये मैटर काम नहीं करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी पेमेंट हो जानी चाहिए, वट एवर विद एक्सक्यूजेस। तभी मैंने क्या कहा था, जब से डिविडेंड क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ, अगले 5 दिन में ही ये पैसा कहां पे करवा दो? सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में जमा करवा दो। ये हालात होते, हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेनी है, फलाना लेना है, कुछ भी अलाउड ही नहीं सर। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से विद इन 5 डेज के अंदर ये पैसा कहां जाना चाहिए? सेपरेट। तभी रखवाया था कि कहीं कंपनी उसको उठा के यूज ना कर ले। समझे पॉइंट? चलिए, एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर, क्या ये वायलेशन इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है? यस, एंड इफ सो स्टेट द कंसिक्वेंस दैट शैल फॉलो फॉर द अबव वायलेटिव एक्ट। क्या कंसिक्वेंसेस इसके होंगे? क्लियर? देखिए जी फटाफट, यहाँ पे आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2। यस, अकॉर्डिंग टू दी, पढ़िए जी। According to Section 124 of the Companies Act 2013, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall, within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days, transfer the total amount of to the unpaid एक अलग scheduled बैंक में, normal provision. Further, according to the section 127, हाँ जी, of the Companies Act 2013, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or the warrant in respect thereof has not been posted within the 30 days from the date of declaration to any entitled shareholder, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी? डायरेक्टर्स की, कि इन्होंने 30 दिन के अंदर पेमेंट क्यों नहीं करी। सर, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल, इफ ही इज, क्या है, नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट, बी लायबल फॉर दी, एंड सर आगे तो वही आपकी पढ़िए, in the present case, हाँ जी, the board of directors of Future Fashion Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholders at the AGM. तो खींच रहा, लेंथ बना रहा है पूरी, आगे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ। क्लियर? सीधा टू दी पॉइंट बात करो। क्या
सर एजीएम पे इन्होंने दिया, देन डायरेक्टर्स ने एक अलग बोर्ड मीटिंग रखी, बोर्ड मीटिंग में इन्होंने क्या पास करा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके कारण एज अ रिजल्ट डिविडेंड कितने दिन में पे हुआ, आफ्टर 45 डेज। ओके, सिंस पहला डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन, हाँ जी, Since declared dividend has not been paid within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend, the company shall within 7 days. पहली बात ये अनपेड डिविडेंड है जो आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं करा, क्लियर, एंड वो कहां पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, क्लियर, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid in the separate scheduled bank, जो किस नाम से ओपन होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Of Future Fashion Limited has violated section 127 of the Companies Act 2013 as it failed to pay dividend to shareholders within 30 days due to its decision. गलती तो उन्होंने करी है, किस बात की, कि इन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं करी। कंसीक्वेंस क्या होंगे, पहली बात, एक तो डायरेक्टर्स पे पेनल्टी और कंपनी पे क्या आएगा सर, बात इतनी सी लिखनी थी, वो पूरा केस बना के दे रहा है, इतना रिप्लाई भी देने की आपको जरूरत नहीं, समझे पॉइंट। वो ये भी पता क्यों दे रहा है, उसने ना क्वेश्चन नीचे जो पूछे थे वो एक दो क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें, लाइन वाइज, स्टेट दैट दिस कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, तो इतनी लेंथ वो बना के दे, समझे पॉइंट। तो इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करना, सिंपली सर डिफॉल्ट आपने करा है, 127 में डिफॉल्ट हुआ तो उसकी पनिशमेंट्स आपके ऊपर क्या होंगी एप्लीकेबल, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट क्या है, 18% पर एनम, और डायरेक्टर्स पे क्या है, 2 साल तक की सजा प्लस मिनिमम फाइन कितना, 1000 पर, दैट्स इट। जब भी दोगे साथ में ये अपना पे आउट करते रहना, बात खत्म। हाँ, जो ये तेरी 1000 रुपीज वाली है, ये किसको जाएगी, एमसीए को, समझे, वो किसको जाएगी, एमसीए को, बट जो 18% इंटरेस्ट है, लिख ले उस पर, दोबारा कहीं काम आएगा, 18% जो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट है, वो इंटरेस्ट तो शेयर होल्डर को ही मिलेगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, चलिए, हाँ जी, सर जो इसका सॉल्यूशन था, इसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 डेज के अंदर वो अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा पहले वाला, ये तो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, तभी तो अनपेड बोल रहा हूं ना, अनपेड और अनक्लेम्ड दो अलग अलग चीजें, क्लियर। यहां पे पॉइंट ये है कि हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से आपको जो अकाउंट दिया गया था, डेट ऑफ कहां से, डिक्लेरेशन से, 30 दिन के लिए ही वो अकाउंट होगा, एक बार उसको तो बंद करना पड़ेगा, और तुमने डिविडेंड जो पे करा है वो कब करा है, आफ्टर 45 डेज, अमाउंट वहां नहीं रहेगी, अमाउंट वहां नहीं रहेगी, वो अमाउंट क्या बन चुकी है, अनपेड। सर ये वाला अकाउंट क्लोज करो, यहां से आपको अमाउंट 7 डेज में कहां ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसीलिए उसकी रेफरेंस, वो तो नॉर्मल केस में भी जा सकता था, जैसे किसी डिफॉल्ट, कंपनी के डिफॉल्ट, ये भी तो कंपनी के डिफॉल्ट है, कंपनी के डिफॉल्ट के कारण अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ, 30 डेज से ऊपर जा रहा है, पहले वाला अकाउंट तो बंद होएगा, क्योंकि वो तो ओपन ही कितने दिन के लिए हुआ था, 30 दिन, वो अमाउंट जानी ही कहां पे चाहिए थी, 7 डेज। नेक्स्ट आगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्लियर। चलिए, रेफरिंग टू द प्रोविजन, हाँ जी, Referring to the provision of the Companies Act 2013, examine the validity of the following. The Board of Directors of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, despite the fact that the company has defaulted in repayment of public deposit accepted before the commencement of this act. बताओ जी, अब यहाँ पे ना ये बिफोर द कमेंसमेंट वर्ड लिखा हुआ है ना, सेक्शन 74 जा, उसमें चेक कर प्रोहिबिशन, सेक्शन 74, हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, 73 एंड 74, 74 में पढ़ क्या लिखा हुआ है, उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट का डिफॉल्ट होना जो इस एक्ट की कमेंसमेंट से पर्टिकुलर किसको मेंशन करेंगे, सेक्शन कौन सा, 74, और बाकी सर पहले लिखूंगा 123 सेक्शन की कंडीशंस में लिखा हुआ है कि अगर आपका डिपॉजिट्स को लेकर किसी तरह का क्या है, कोई डिफॉल्ट है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी तरह का डिविडेंड नहीं दीजिए, एंड उनमें वन ऑफ द पॉइंट क्या था, 74, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, स्टार कंप्यूटर्स लिमिटेड Declared and paid dividend in time to all its equity holders for the financial year 21-22 except the following 2 cases.
Mrs. Sheila Bhatt, holding 250 shares, had mandated the company to directly deposit the dividend amount. Had mandated मतलब Communicated. डायरेक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि मुझे जो भी तुम डिविडेंड दिया करोगे ना, द डिविडेंड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट, डायरेक्टली वहां पे द कंपनी अकॉर्डिंगली रिमिटेड द, क्या लिखा हुआ है, Dividend. बट द बैंक रिटर्न दी, क्या है, पेमेंट ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर वाज डिफरेंस इन दी सर नेम ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, पे मतलब जो शीला भट्ट उसका नाम है, मान लो उसके सर नेम में फर्क है जी, वट उन्होंने वापस कर दिया। आगे, सर इन द बैंक रिकॉर्ड्स, इन सर नेम ऑफ द पे इन द बैंक रिकॉर्ड्स, द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिसेस शीला भट्ट अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी। 127 का डिफॉल्ट माना जाएगा। क्यों? उसने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी, मैंने कंप्लाई करने की कोशिश करी, बट कंप्लाई मेरी ड्यूटी थी उसको क्या करना, कम्युनिकेट, मैंने डिफॉल्ट सर 127 तेरे पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, आपको पनिशमेंट्स जो भी हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। आगे, डिविडेंड अमाउंट ऑफ, हाँ जी, Dividend amount of 50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view of the court order restraining the payment due to family dispute about succession. Exception. एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में कौन सा, Operation of राइट टू रिसीव या ऑपरेशन ऑफ लॉ, दोनों में से कोई लगा सकते हैं कि जहां पे डिस्प्यूट आपका गोइंग ऑन अबाउट द राइट टू रिसीव को लेकर, इसीलिए मैं रुका हुआ था, बट मेरा डिफॉल्ट नहीं है, कोर्ट के कारण रुका हुआ हूं, उन्होंने रिस्ट्रेन करा हुआ है मुझे। क्लियर? चलिए, अल्फा हर्बल्स, Alpha Herbals, a Section 8 company, is planning to declare dividend in the AGM for the financial year ended 31st March 2023. Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on date. State whether the act of the company is according to क्या ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट है इनका? वाई? सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन, वैसे सेक्शन 8 कंपनी की बेसिक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट प्रोहिबिट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। समझे ना पॉइंट? इनका तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए, YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate 10% for the year 22-23 out of the profits of current year. The company has earned a profit of 910 crores during 22-23. 910 करोड़ ड्यूरिंग द 22-23। द कंपनी डज नॉट इंटेंड, द कंपनी डज नॉट इंटेंड To transfer any amount to the general reserves out of the profit. Is YZ Medical Instrument Limited allowed to do so? Yes. Why? Because transfer to reserves is not mandatory, it's optional and such amount as they deem fit। कोई दिक्कत नहीं सर, बेशक चाहे कुछ भी ना ट्रांसफर करे तो भी चलेगा, तो भी अपने आप में क्या है, ये वैलिड। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 7, PQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholders except Mr. Kumar holding 500 equity shares, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank account. हाँ, The ठीक है। company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that the account number has given by the Mr. Kumar does not tally with the records of the bank. The company, however, did not inform Mr. Kumar about this discrepancy। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। क्लियर? एंड द लास्ट, LX Limited, हाँ जी, LX Limited is facing loss in business during the financial year 2022 and 23 in the immediate preceding 3 financial years. ये तो वही जो आपने बुक में सॉल्व करी अभी, May 18 का क्वेश्चन था ना वो, पर्टिकुलरली ये रहा सर। इंटायरम डिविडेंड है, पिछले क्वार्टर में आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं। इनकी एवरेज कितनी बनती है, 10, तो आप कितना दे रहे हैं, 12, नॉट अलाउड। सिंपल। बस हाँ, इसकी ना प्रेजेंटेशन थोड़ी फोकस करनी पड़ेगी, मतलब कंसेप्चुअली गलत नहीं होने देंगे आपको, इतनी श्योरिटी है। बाकी वोकैबुलरी स्किल्स हर पर्सन की अपनी अपनी। मेरे लिए लेक्चर सबका क्या होगा, कॉमन होगा, सबको कॉमन क्लास ही प्रोवाइड की जाएगी, बट स्टिल नंबर सबके क्या होंगे, अलग अलग। उसका कारण है आपकी अपनी सेल्फ मेहनत, आपका अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन, आपकी अपनी वोकैबुलरी स्किल्स। एंड डे 1 से आई थिंक सो मैंने फाउंडेशन भी समझाया था, यहां भी समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट दिस वन ओनली। क्योंकि हमने बहुत, चलो पेसेस देखे हैं, हर बैच में ही होते हैं, बच्चा स्टार्टिंग में इतना डिटेल में चला जाता है, ज्यादा ही उसको मतलब ग्रैब करना शुरू कर देता है, ये भी कभी ना कभी गलत चीज बन जाती है।
ठीक है ना, वही बात जो पहले भी कहता था कि डीप एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, वो हिसाब है कि इतना भी डिटेल में हमें नहीं जाना, मुझे जस्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अब जो बहुत ही डिटेल पकड़ लेते हैं वो खुद ही अपनी बात में फंस जाते हैं। क्यों? फिर आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे किसी एक तरफ। लॉ में ये बड़ी प्रॉब्लम क्या, जितना डीपली जाओगे उतने मीनिंग्स उसमें से निकलकर और आएंगे, देन आप अपने ही क्वेश्चन में फंस जाओगे कि सर यस और नो, करेक्ट और इनकरेक्ट, है या नहीं है। तो वट एवर इज रिटन एंड एज पर द क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई ना, दैट्स इट। अपना मोटिव इतना है, अपना ऑब्जेक्टिव जस्ट इतना है, दैट्स इट। मेरा प्राइम मोटिव है हाउ टू क्रैक द एग्जाम, सिंपल सी बात। नॉलेज के लिए यार बहुत टाइम पड़े, आगे सारी काम तुमने करना ही क्या है, पढ़ना ही है, क्लाइंट्स को नेक्स्ट आगे गाइड ही करना है, जो भी वर्किंग में आप जाएंगे जैसे भी है, नॉलेज के लिए बहुत टाइम है, बहुत समय पड़ा। पर फर्स्टली जस्ट बी फोकस टू नवंबर 24, मुझे पेपर में ये आएगा, इसमें से इतने नंबर आने चाहिए, बस मेरा मोटिव ये है पहला। एंड जब पास्ड हो जाएंगे, सीए फाइनल्स पास्ड आउट हो जाएंगे, उसके बाद जितनी मर्जी नॉलेज ऑब्टेन कर, जितनी मर्जी डिटेल में जा, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो मिल गई, समझे ना। पर पहले पंगा नहीं लेना, समझे। तो बेटर है जितना करवाया जा रहा है, जस्ट कीप फेथ ऑन यू, कीप फेथ ऑन योर टीचर्स, कीप फेथ ऑन योर कंटेंट, दैट्स इट। तुझे रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात। और ज्यादा डिटेल में जाओगे, मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, फलाना लिखा हुआ है, सर नो बडी इज परफेक्ट, टू बी वेरी क्लियर, नो बडी इज परफेक्ट। करवाने को अगर हम डिटेल पे आ जाए ना, सिलेबस ना पूरे हो, सिलेबस नहीं पूरे होने वाले। अगर मॉड्यूल को बेस मान लिया जाए या अदर जितनी कंटेंट पढ़े हैं उनको बेस मान लिया जाए, सिलेबस बहुत लेंथी है। अपने को फोकस्ड रहकर अपना एग्जाम विद इन द टाइम फ्रेम क्या करना है, कवर अप करना है, दैट इज द फोरमोस्ट थिंग विच आई वांट, समझे ना पॉइंट। सो बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, बी सिलेक्टिव, दैट्स इट। ये पढ़ा, ये लिखा हुआ था, इसका रिप्लाई ये है, कम से कम कंक्लूड तो कर पाया। अब खुद ही अपनी बात में खो गए, 10-15 मिनट खराब हुए, टाइम मैनेजमेंट खराब, पूरा पेपर खराब। ये चीज अपने में थोड़ी सी डे वन से रखना, जब नेक्स्ट आगे मेरे पास क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चलते रहेंगे। अब आज चैप्टर क्लोज्ड हुआ पॉजिटिवली, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर, ये बुकलेट्स एंड ऑल मैं करता हूँ अरेंज कि कौन सा टॉपिक शुरू करें जो कांस्टेंट हो। क्लियर, हम लोग तो अपना बैक टू बैक चलते रहे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।